हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है गांधी वर्ण व्यवस्था के रक्षक थे। डॉक्टर अम्बेडकर इसके विनाशक। धर्मांतरण की घोषणा के बाद एक विचित्र बात यह मालूम होती है कि दलित जातियों को अपने अपने धर्म में शामिल करने के लिए अर्थात गले लगाने के लिए सभी धर्म चाहते थे। उनके नेता बार बार डॉक्टर अम्बेडकर जी से मिल रहे थे। भविष्य में धर्म परिवर्तित अछूतों के सामाजिक आर्थिक विकास का भरोसा भी दिला रहे थे। एक मुश्त करोड़ों रुपए सहायता राशि देने को भी तैयार थे, लेकिन हिंदू धर्म गुरु व समाज के नेता अछूतों व उनके नेता डॉक्टर अम्बेडकर जी को मनाना तो दूर उल्टा गालियां दे रहे थे। कुछ गिने चुने सुधारवादी लोग चिंता जता रहे थे, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं आका रहा था। पूरा हिंदू समाज उदासीन व बेफिक्र था। धर्म को बचाने की बजाय डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोसने में लगा हुआ था। अछूतों का धर्मांतरण के निर्णय से हिंदू नेता परिचित थे, लेकिन वे उदासीन थे। उनमें ऐसी उदासीनता क्यों है, इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा, उदासीनता से बढ़कर कोई रोग नहीं हो सकता है और वर्ण व्यवस्था के जाति वर्ण भेद के कारण ये उदासीन है, क्योंकि वर्ण भेद के रहते संगठित हो ही नहीं सकते, सहयोग नहीं कर सकते। कांग्रेस के नेता भी धर्मांतरण के सवाल पर उदासीन ही रहे। उधर हिंदू नेता कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते थे। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का एक रोग है, जिसके लिए गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर जी को कहा था, यदि आप वर्ण भेद का विनाश करना चाहते थे तो मैं आपके पक्ष में नहीं हो सकता। यानी गांधी रोग के रक्षक थे और डॉक्टर अम्बेडकर जी रोग के विनाशक थे। आखिर गंदगी को गंदगी से कैसे धोया जा सकता है। जात भेद का समर्थन करके छुआछूत का निवारण नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा धर्मांतरण की घोषणा के बाद मैसूर राजा ने घोषणा कर दी कि दरबार के दशहरा महोत्सव में दलित जात के लोग शामिल हो सकेंगे और सर जी पी रामास्वामी अय्यर की कोशिशों के बाद त्रिवणकोर रियासत में राज के अधीन सैकड़ों मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खुले कर दिए। गांधी जी पहले यंग इंडिया नाम से अखबार निकालते थे, लेकिन पुणे समझौते के बाद इसका नाम हरिजन कर दिया। 10 जून 1936 को एक इटालियन भिक्षु लोकनाथ भी दादर के राजगृह में बाबा साहब से मिले। हिंदू महासभा के प्रवक्ता डॉक्टर मुंजे अपने मित्रों के साथ 10 जून 1936 को बंबई में डॉक्टर अम्बेडकर जी से मिले और सिख धर्म अपनाने का आग्रह किया। इस दौरान
हिंदू महासभा के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी से हमेशा अलग चलने वाले अछूत नेता एम.सी. राजा को भी भड़काया। राजा ने गांधी व मालवीय को पत्र लिखकर सलाह मांगी। उस समय कांग्रेस के नेता गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, हरिजनों को दोनों बातों का लाभ नहीं मिलेगा। वे अछूत हिंदू के रूप में विशेष अधिकारों का लाभ लेवें या हिंदू बनकर उनका त्याग करें। पंत को डॉक्टर अंबेडकर जी ने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी की यह साजिश है कि अछूत लोग और मैं घबराकर आने वाले चुनाव में लड़े ही नहीं। पार्टी की कोशिश है डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके अनुयायियों को हिंदू धर्म में रहने के लिए मजबूर किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी के कहने का अर्थ यह था कि अछूतों को जो सीटें मिली हैं वे हिंदुओं के हिस्से में से न होकर आम चुनाव क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। अछूतों का जो वर्गीकरण किया गया है वह धार्मिक दृष्टि से नहीं होकर सामाजिक और आर्थिक आधार पर किया गया है। पंत और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच वाद विवाद के बारे में संडे स्टेट्समैन अखबार ने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे कानून विशेषज्ञ संवैधानिक विषयों में हस्तक्षेप करने वाले कोई एरे गैरे व्यक्ति नहीं है। वह संविधान विज्ञान के महान कानून विशारद हैं। किस समय किस मुद्दे पर क्या बोलना है वे अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास बुद्धि की बड़ी पूंजी है, इसलिए वे हर समय किसी भी विषय पर वाद विवाद की स्थिति में तैयार रहते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब का कहना उचित है। इधर डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोधी अछूत नेता एम.सी. राजा गांधी जी सहित कई हिंदू नेताओं से डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ पत्र व्यवहार करते रहते थे। गांधी जी को यह अच्छा अवसर मिला और उन्होंने राजा से पूछे बिना ही राजा के पत्रों को अपने अखबार में छाप दिए। अब पाठक अंदाज लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी पर क्या गुजरी होगी। राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष, लेबर पार्टी की स्थापना। बाबा साहब के मन में अछूत किसान मजदूर मेहनतकश कौम के अधिकारों की बहुत चिंता थी। उनकी इच्छा थी राजनीति में प्रवेश कर कानून के माध्यम से इनके अधिकारों की रक्षा हो तथा प्रगति करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार राज्य सरकारों को स्वशासन का अधिकार दिया जाना था और फरवरी 1937 में राज्यों में चुनाव होने जा रहे थे। हर पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही थी। इस स्वशासन का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया और अगस्त 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का दृष्टिकोण सिर्फ अछूतों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य भूमिहीनों, गरीब किसानों तथा मजदूरों
के हितों की रक्षा तथा उनके समस्याओं का समाधान करना था। हालांकि पार्टी का कार्यक्षेत्र बम्बई राज तक ही सीमित था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने नई राजनीतिक पार्टी में अछूतों के अलावा गैर दलितों को भी जोड़ने की योजना बनाई, क्योंकि उन्होंने लिखा, आज का युग जातीय गठबंधन का नहीं है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण है या मजदूरों का संगठन है। दलित वर्ग डिप्रेस्ड क्लास नाम के स्थान पर मजदूर शब्द का प्रयोग करने का उद्देश्य एक ही है, वह है मजदूर वर्ग में दलित वर्ग का समावेश करना। लेबर पार्टी की मान्यता थी कि किसान की जमीन के निरंतर टुकड़े होना और उन पर जनसंख्या का दबाव होना किसानों की गरीबी का मुख्य कारण है। इसका समाधान यह है कि पुराने लघु उद्योगों को बहाल किया जाए और नए उद्योग शुरू किए जाएं। लोगों की योग्यता और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाए। इसके लिए सरकार की ओर से उद्योग चलाने और प्रबंध करने का सुझाव दिया गया। कारखाने के कामगारों के रोजगार तथा कल्याण के लिए बेहतर कानून बनवाना भी पार्टी का एक लक्ष्य था। काम के घंटे तय करना, प्रमोशन के अवसर देना, वेतन, छुट्टियां, आवास की उपयुक्त सुविधा आदि के लिए प्रभावी कानून बनवाने के लिए सरकार को बाध्य करना दल के अन्य लक्ष्य थे। सामाजिक सुधारों के बारे में पार्टी ने घोषणा की कि पार्टी समाज सुधारकों व प्रगतिशील विचारकों को सहयोग करेगी तथा पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद व धर्मांधता का घोर विरोध करेगी। पार्टी में सुझाव दिया कि धार्मिक स्थलों का अतिरिक्त बेशुमार धन शैक्षणिक कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। गांव की दशा सुधार कर आधुनिकीकरण की भी पार्टी योजना बनाएगी। पार्टी में सभी जाति वर्ग के मजदूर किसान सदस्य थे। इसकी शाखाएं मध्य प्रांत व मद्रास में भी खोली गई। बम्बई के मजदूर बाबा साहब का बहुत सम्मान करते थे। बम्बई के मिल मजदूरों की दशा से डॉक्टर अंबेडकर जी की अच्छी तरह परिचित थे। विद्यार्थी जीवन में मिल में काम करने वाले अपने संबंधियों को उनके भोजन के डिब्बे मिल तक पहुंचाने का काम डॉक्टर अंबेडकर जी कर चुके थे। उनको समाज के हर शोषित पीड़ित वर्ग से सहानुभूति थी। विदेश का दौरा और विवाह की अफवाह। कई क्षेत्रों में रात दिन शारीरिक भागदौड़ व मानसिक श्रम के कारण बाबा साहब के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था। इस कारण 11 नवंबर 1936 को उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप जाना पड़ा। वहां वे वियना, लंदन, जेनुआ व बर्लिन में रहे। बाद में लंदन गए और 14 जनवरी 1937 को वापस भारत आए। दरअसल बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य तो लंदन जाना था, जहां उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों से यह चर्चा करनी थी कि
अछूतों द्वारा सिख धर्म अपनाने के बाद नए संविधान में क्या उनके राजनीतिक हित सुरक्षित रहेंगे? इसके लिए वह एक सप्ताह लंदन में रहे। वह विदेश से लौटे तो उनके स्वागत में हजारों लोग बंबई बंदरगाह पर मौजूद थे। इन लोगों में बाबा साहब के अनुयायियों व शुभ चिंतकों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो डॉक्टर अंबेडकर जी की विदेशी पत्नी को देखने के लिए आए थे। दरअसल यूरोप यात्रा के दौरान विधित व्रत नामक बंबई के एक मराठी अखबार ने एक निराधार खबर छापी थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने यूरोप में एक विदेशी महिला से शादी रचा ली है। लेकिन उनके अनुयायियों को पूरा भरोसा था कि बाबा साहब ऐसा क्षणिक फैसला नहीं करेंगे और उनके भरोसे के मुताबिक बाबा साहब अकेले ही बाहर आए। जब उन्हें इसके बारे में बताया तो उन्होंने इस अफवाह का खंडन किया। कई बार ऐसा होता है, विद्वान व प्रतिभाशाली पुरुषों से प्रति स्त्रियां जल्दी आकर्षित होती हैं। उस समय ऐसी अफवाह थी कि एक अंग्रेज स्त्री डॉक्टर अंबेडकर जी की पर्सनालिटी से मोहित हो गई थी और उनके साथ विवाह करने का आग्रह किया था। लेकिन यह सब झूठ था। उनके सामने तो करोड़ों अछूतों के उद्धार का मकसद था। 14 जनवरी 1937 को यूरोप यात्रा से लौटने के बाद वह अपनी पार्टी के चुनाव अभियान में लग गए और इसके लिए बंबई प्रांत का दौरा किया। चुनाव में सिर्फ एक महीना बाकी था। उनकी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी से था, जिसके पास धन व प्रचार तंत्र भरपूर था। बाबा साहब की पार्टी में कई प्रगतिशील हिंदू भी थे। बंबई विधानसभा की कुल 176 सीटें थी, जिसमें सिर्फ 15 सीटें आरक्षित थी और पार्टी ने 17 उम्मीदवार खड़े किए। बाबा साहब ने अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बंबई प्रांत के सभी जिलों में तूफानी चुनावी दौरे किए। उन्होंने नासिक, अहमदनगर, खानदेश, सोलापुर, सतारा और बेलगाम में सभाएं की। इस दौरान सतारा में अपनी माता की समाधि पर जाकर नम्र आंखों से श्रद्धांजलि दी। वह डिप्रेस्ड क्लासेज की कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी ने सभी राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कांग्रेस ने 2 सीटों पर काफी ताकत झोंकी। पहली जहां से बाबा साहब उम्मीदवार थे और दूसरी एल.बी. भोपटकर की सीट पर भोपटकर डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे और एक समय पक्के कांग्रेसी थे। बाबा साहब ने भोपटकर के समर्थन में सभा को संबोधित किया, जबकि कांग्रेस ने भोपटकर का कड़ा विरोध किया। उनका लेबर पार्टी के साथ समझौता हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी के पालवनकर थे। साथ ही 2 अन्य उम्मीदवार देवरुखकर व राजभोज को
डॉक्टर अंबेडकर जी के वोट काटने के लिए खड़ा कर दिया। बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। लेबर पार्टी की शानदार जीत, अछूतों में खुशी की लहर। 17 फरवरी 1937 को चुनाव हुआ। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी की लेबर पार्टी के 17 में से 15 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। बाबा साहब भारी वोटों से जीते थे और के बालू की पराजय हुई। कांग्रेस की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दलितों के लिए सुरक्षित 15 सीटों में से कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत सकी थी। इस चुनाव में उन अछूत नेताओं के खिलाफ भी कांग्रेस ने जमकर प्रचार किया, जिन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 17 में से 15 उम्मीदवारों की जीत से महाराष्ट्र के दलितों में खुशी की लहर दौड़ गई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की यह शानदार जीत थी। इसी समय एक अन्य सफलता ने भी बाबा साहब व उनके अनुयायियों को खुशियां दिलाई। महर तालाब के केस का फैसला भी बंबई हाई कोर्ट ने 17 मार्च 1937 को अछूतों के पक्ष में कर दिया। 19 मार्च 1927 को शुरू हुआ संघर्ष 10 साल बाद विजय के रूप में बदला। चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन वह पुरानी अंतरिम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी विपक्ष के मजबूत नेता के रूप में थे, जो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तो वह कांग्रेस के कट्टर आलोचक थे, दूसरे कांग्रेस की राजनैतिक चालों को भली भांति जानते थे। कांग्रेस नेताओं ने अस्थायी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सर धर्मजीत शाह, वी कपूर व जमनादास मेहता ने डॉक्टर अंबेडकर जी से सहयोग मांगा। डॉक्टर अंबेडकर जी को इस प्रस्ताव में कोई तुक नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। थोड़े दिनों बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की एक विशाल सभा बंबई के कामगार मैदान में हुई। इस सभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कांग्रेस को चेतावनी दी, हमें यह नहीं लगता कि ब्रिटिश सत्ता से कांग्रेस पार्टी का चल रहा कथित संघर्ष खत्म होने तक हमारे दुख और शिकायतें वैसी ही चलती रहे। अपने भाषण में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की उस सोच की कड़ी निंदा की, जिसके कारण उन्होंने अपने नौकर हरि को दलित वर्ग के नामी उम्मीदवार के सामने खड़ा कर दिया और उस अछूत नौकर को जितवा भी दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम सरकार में उन्होंने मंत्री पद क्यों नहीं स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि ऐसे मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का क्या औचित्य था जो अल्पमत में हो और अधिक समय तक चलने वाला नहीं हो। बंबई विधानसभा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हरिजन शब्द का विरोध किया। आखिर कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला किया। अस्थायी सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था। 19 जुलाई
1937 को विधानसभा में चुने गए नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की, जिसमें एक भी दलित मंत्री नहीं था। अधिकतर ब्राह्मण ही थे। शपथ ग्रहण समारोह में अन्य सदस्यों के विपरीत डॉक्टर अंबेडकर जी ने गीता पंथ हाथ में रखकर शपथ ग्रहण करने से मना कर दिया और अलग सम्मानजनक ढंग से शपथ ग्रहण की। उस समय की विधान सभाओं में बंबई विधानसभा के सदस्य डॉक्टर अंबेडकर जी और जमुना दास मेहता जो विरोध पक्ष में थे, देश भर के श्रेष्ठ विधायकों में गिने गए थे। डॉक्टर अंबेडकर जी पूरी विधानसभा में सबसे अधिक शिक्षित, योग्य व निडर सदस्य थे। कांग्रेस के अधिकतर विधायक नौसिखिए व जानकारियों के अनभिज्ञ थे, जो कांग्रेस कभी ऊंची आवाज में ब्रिटिश सरकार के विरोध में कहती थी कि विधानमंडल में जाना हराम है। जिस पार्टी के लोग ऊंची भाषा में कहते थे कि विधानमंडल में तो डेडे चमार जाएंगे, हम नहीं, वही पार्टी अब ब्रिटिश सत्ता के अधीन मंत्रिमंडल बनाकर सत्ता में थी। विधानसभा में एक बार एक सरकारी बिल में अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करने की सिफारिश की गई। उसका विरोध नासिक के दलित नेता बाबा साहब गायकवाड़ और डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। अछूत सदस्यों का बहुमत हरिजन शब्द के खिलाफ होने के बावजूद सवर्ण हिंदुओं के बहुमत के आधार पर हरिजन शब्द उनके मत्थे मढ़ दिया गया। दादा साहब गायकवाड़ का यह तर्क था कि यदि अछूत लोग ईश्वर के जन हैं, तो क्या सवर्ण हिंदू किसी दानव से संबंधित हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि इस समय मैं कोई अच्छा शब्द सुझाने की स्थिति में नहीं हूं। इस पर मिल बैठकर विचार कर लेंगे, लेकिन उनकी कांग्रेस सरकार ने नहीं सुनी। दरअसल बाबा साहब को हरिजन शब्द में पाखंड की बू आती थी। जब डॉक्टर अंबेडकर जी के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया, तो उनकी पार्टी के सदस्यों ने विरोध करने के लिए वॉक आउट किया। इस शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध की मांग बाद में भी बार बार उठती रही। आखिर एक अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता व रतनलाल कैन के प्रयासों से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 अगस्त 1990 के द्वारा हरिजन व गिरिजन शब्द का सरकारी कामकाज में प्रयोग करने पर रोक लगाई।